बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पर भी अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे, है ना बच्चों। आज का पाठ है बच्चों सयानी बुआ। तो जान लेते हैं सयानी बुआ के बारे में क्या कहा गया है इस पाठ में। पाठ परिचय। प्रस्तुत कहानी में बताया गया है कि किसी भी चीज़ या भावना की अति अच्छी नहीं होती, फिर चाहे वह कितनी ही अच्छी क्यों ना हो। कुछ लोग परिवार की भलाई और सुख के लिए स्वयं को तो अनुशासन में रखते ही हैं, साथ ही परिवारजनों को भी अपने ढंग से चलाना और अनुशासित करना चाहते हैं। जीवन ऊर्जा को संचालित करती ऐसी स्थिति में घर और घर वालों को क्या क्या भुगतना पड़ता है, यह इस कहानी की सयानी बुआ जी के चरित्र से अच्छी तरह जाना जा सकता है। ध्यान कीजिए, आपके परिवेश में क्या कोई है ऐसा। तो जान लेते हैं बच्चों और इस पाठ को पढ़ लेते हैं। सयानी बुआ का नाम वास्तव में ही सयानी था, या उनके सयानेपन को देखकर लोग उन्हें सयानी कहने लगे थे, सो तो मैं आज भी नहीं जानती, पर इतना अवश्य कहूँगी कि जिसने भी उनका यह नाम रखा वह नामकरण विद्या का अवश्य पारखी रहा होगा। बचपन में ही वे समय की जितनी पाबंद थी, अपना सामान संभाल कर रखने में जितनी पटु थी, सचमुच उनकी व्यवस्था को देखकर चकित हो जाना पड़ता था। कहते हैं कि जो पेंसिल वे एक बार खरीदती थी, वह जब तक इतनी छोटी ना हो जाती, उनकी पकड़ में भी ना आए, तब तक उससे काम लेती थी। उम्र के साथ साथ उनकी आवश्यकता से अधिक चतुराई भी प्रौढ़ता धारण करती गई, और फिर बुआ जी के जीवन में इतनी अधिक घुल मिल गई कि उसे अलग करके बुआ जी की कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। उनकी एक एक बात पिताजी हम लोगों के सामने उदाहरण के तौर पर रखते थे, जिसे सुनकर हम सभी खैर मनाया करते थे कि भगवान करे वे ससुराल में ही रहा करें, वरना हम जैसे अस्त व्यस्त और अव्यवस्थित जनों का तो जीना ही हराम हो जाएगा। ऐसी ही सयानी बुआ के पास जाकर पढ़ने का प्रस्ताव जब मेरे सामने रखा गया, तो कल्पना कीजिए मुझ पर क्या बीती होगी। मैंने साफ इनकार कर दिया कि मुझे आगे पढ़ना ही नहीं, पर पिताजी मेरी पढ़ाई के विषय में इतने सतर्क थे कि उन्होंने समझाकर, डांटकर और प्यार दुलार से मुझे राजी कर लिया, और भगवान का नाम लेते लेते मैंने घर से विदा ली और उनके यहाँ पहुँची। इसमें संदेह नहीं कि बुआ जी ने बड़ा स्वागत किया, पर बचपन से उनकी ख्याति सुनते सुनते उनका जो रौद्र रूप मन में छाया हुआ था, उसमें उनका वह प्यार कहाँ तिरोहित हो गया, मैं जान ही न पाई। हाँ, बुआ जी के पति, जिन्हें हम भाई साहब कहते थे, बहुत ही अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे, और सबसे अच्छा कोई घर में लगा तो उनकी 5 वर्ष की पुत्री अन्नू। घर के इस नीरस व यंत्र चालित कार्यक्रम में अपने को फिट करने में मुझे कितना कष्ट उठाना पड़ा और कितना अपने को काटना छाटना पड़ा, यह मेरा अंतर्यामी ही जानता है। सबसे अधिक तरस आता था अन्नू पर। वह इस नन्ही सी उम्र में ही प्रौढ़ हो गई थी। ना बच्चों का सा उल्लास, ना कोई चहचहाट, एक अज्ञात भय से वह घिरी रहती थी। घर के उस वातावरण में कुछ ही दिनों में मेरी भी सारी हंसी खुशी मारी गई। यूं बुआ जी की गृहस्थी जमे 15 वर्ष बीत चुके थे, पर उनके घर का सारा सामान देखकर लगता था मानो सब कुछ अभी कल ही खरीदा हो। गृहस्थी जमाते समय जो कांच और चीनी के बर्तन उन्होंने खरीदे थे, आज भी ज्यों के त्यों थे, जबकि रोज उनका उपयोग होता था। क्या मजाल कोई एक चीज भी तोड़ दे। एक बार नौकर ने सुराही तोड़ दी थी। उस छोटे से छोकरे को उन्होंने इस कसूर पर बहुत डांटा था। उन्हें बड़ा गर्व था अपनी इस सुव्यवस्था का। वे अक्सर भाई साहब से
कहा करती थी कि यदि वे इस घर में ना आती तो ना जाने बेचारे भाई साहब का क्या हाल होता। मैं मन ही मन कहा करती थी कि और चाहे जो भी हाल होता, हम सब मिट्टी के पुतले ना होकर कम से कम इंसान तो अवश्य होते। बुआ जी की अत्यधिक सतर्कता व खाने पीने के इतने कंट्रोल के बावजूद अन्नू को बुखार आने लगा। सब प्रकार के उपचार करने कराने में पूरा महीना बीत गया, पर बुखार न उतरा। बुआ जी की परेशानी का पार नहीं। अन्नू एकदम पीली पड़ गई। उसे देख कर मुझे लगता मानो उसके शरीर में ज्वर के कीटाणु नहीं, बुआ जी के भय के कीटाणु दौड़ रहे हैं, जो उसे ग्रसते जा रहे हैं। वह उनसे पीड़ित होकर भी भय के मारे कुछ कह तो सकती ही नहीं थी, बस सूखती जा रही थी। आखिर डॉक्टरों ने कई प्रकार की परीक्षाओं के बाद राय दी कि बच्ची को पहाड़ पर ले जाया जाए और जितना अधिक उसे प्रसन्न रखा जा सके रखा जाए। सब कुछ उसके मन के अनुसार हो, यही उसका सही इलाज है। पर सच पूछो तो बेचारी का मन बचा ही कहाँ था। भाई साहब के सामने एक विकट समस्या थी। बुआ जी के रहते यह संभव नहीं था, क्योंकि अनजाने ही उनके इच्छा के सामने किसी और की इच्छा चल ही नहीं सकती थी। भाई साहब ने शायद सारी बात डॉक्टर के सामने रख दी। तभी डॉक्टर ने कहा कि माँ का साथ रहना ठीक नहीं होगा। बुआ जी ने सुना तो बहुत आनाकानी की, पर डॉक्टर की राय के विरुद्ध जाने का साहस वे कर नहीं सकी। जोर जोर से अन्नू के पहाड़ पर जाने की तैयारी शुरू हुई। पहले दोनों के कपड़ों और लिस्ट बनी, फिर जूतों की, मोज़ों की, गर्म कपड़ों की, ओढ़ने बिछाने के सामान की, बर्तनों की। हर चीज़ रखते समय वे भाई साहब को सख्त हिदायत कर देती थी कि एक भी चीज़ खोनी नहीं चाहिए। देखो, ये प्याले मत तोड़ देना, वरना 50 रुपए का सेट बिगड़ जाएगा। और हाँ, गिलास को तुम तुच्छ समझते हो, पर देखो यह 15 बरस से मेरे पास है और कहीं खरोच तक नहीं है, तोड़ दिया तो ठीक ना होगा। प्रत्येक वस्तु की हिदायत के बाद वे अन्नू पर आई। वह किस दिन किस समय क्या खाएगी उसका मीनू बना दिया। कब कितना घूमेगी, क्या पहनेगी, सब कुछ निश्चित कर दिया। मैं सोच रही थी कि यहाँ बैठे बैठे ही बुआ जी ने इन्हें ऐसा बांध दिया कि बेचारे अपनी इच्छा के अनुसार क्या खाक करेंगे। हिदायतों की लंबी सूची के बाद भी उन्हें कहना पड़ा, जाने तुम लोग मेरे बिना कैसे रहोगे। मेरा तो मन ही नहीं मानता। हाँ, बिना भूले रोज एक चिट्ठी डाल देना। भाई साहब एक नौकर और अन्नू को लेकर चले गए। बुआ जी ने अन्नू को खूब प्यार किया, रोई भी। उनका रोना मेरे लिए नई बात थी। उसी दिन पहली बार लगा कि उनकी भयंकर कठोरता में कहीं कोमलता भी छिपी है। जब तक टांगा दिखाई देता रहा वे उसे देखती रही। उसके बाद कुछ क्षण निर्जीव सी होकर पड़ी रही, पर दूसरे ही दिन से घर फिर वैसे ही चलने लगा। भाई साहब का पत्र रोज आता था, जिसमें अन्नू की तबीयत के समाचार रहते थे। बुआ जी भी रोज एक पत्र लिखती थी, जिसमें अपनी उन मौखिक हिदायतों को लिखित रूप में दोहरा दिया करती थी। मेरे मन में आता कि कह दूं, बुआ जी रोज पत्र लिखने का कष्ट क्यों करती है। भाई साहब को लिख दीजिए कि एक पत्र गत्ते पर चिपकाकर लटका ले और रोज सवेरे उठकर पढ़ लिया करें। पर इतना साहस नहीं था कि यह बात कह सकूं। करीब महीने भर बाद एक दिन भाई साहब का पत्र नहीं आया। दूसरे दिन भी नहीं आया। बुआ जी बड़ी चिंतित हो उठी। उस दिन उनका मन किसी भी काम में नहीं लगा। घर की कसी कसाई व्यवस्था कुछ शिथिल सी मालूम होने लगी। तीसरा दिन भी निकल गया। अब तो बुआ जी की चिंता का पार नहीं रहा। रात को वे मेरे कमरे में आकर सोई।
पर सारी रात दुःस्वप्न देखती रही और रोती रही। वे बार बार कहती कि उन्होंने स्वप्न में देखा कि भाई साहब अकेले चले आ रहे हैं, अन्नू साथ नहीं है, और वे फूट फूट कर रो पड़ती। मेरा मन भी कुछ अन्नू के ख्याल से, कुछ बुआ जी के यह दशा देखकर बड़ा दुखी हो रहा था। तभी नौकर ने भाई साहब का पत्र लाकर दिया। बड़ी व्यग्रता से कांपते हाथों से उन्होंने उसे खोला और पढ़ने लगी। मैं भी सांस रोककर बुआ जी के मुंह की ओर देख रही थी कि एकाएक पत्र फेंककर सिर पीटती बुआ जी चीख कर रो पड़ी। मैं धक रह गई। आगे कुछ सोचने का साहस ही नहीं था। आंखों के आगे अन्नू की भोली सी नन्ही सी तस्वीर घूम गई। तो क्या अब अन्नू सचमुच संसार में नहीं रही? यह सब कैसे हो गया? मैंने साहस करके भाई साहब का पत्र उठाया। लिखा था, प्रिय सयानी, समझ में नहीं आता किस प्रकार तुम्हें यह पत्र लिखूं। जीवन में दुख की घड़ियां भी आती हैं और उन्हें साहसपूर्वक सहने में ही जीवन की महानता है। जो बना है वह एक ना एक दिन मिटेगा ही। तुम्हारी इतनी हिदायतों और अपनी सारी सतर्कता के बावजूद मैं उसे नहीं बचा सका। आंसू भरी आंखों के कारण शब्दों का रूप अस्पष्ट से अस्पष्टतर होता जा रहा था और मेरे हाथ कांप रहे थे। मेरी आंखों के शब्दों को पार करती हुई जल्दी जल्दी पत्र के अंतिम हिस्से पर जा पड़ी। धैर्य रखना मेरी रानी, कल 4 बजे तुम 50 रुपए वाले सेट के दोनों प्याले मेरे हाथ से गिरकर टूट गए। अन्नू अच्छी है। शीघ्र ही हम लोग रवाना होने वाले हैं। 1 मिनट तक मैं हतबुद्धि सी खड़ी रही, समझ ही नहीं पाई यह क्या से क्या हो गया। यह दूसरा सदमा था। जो ही कुछ समझी मैं जोर से हंस पड़ी। किस प्रकार मैंने बुआ जी को सत्य से अवगत कराया वह सब मैं कोशिश करके भी नहीं लिख सकूंगी, पर वास्तविकता जानकर बुआ जी भी रोते रोते हंस पड़ी। 5 आने की सुराही तोड़ देने पर नौकर को बुरी तरह डांटने वाली बुआ जी 50 रुपए वाले सेट के प्याले टूट जाने पर भी हंस रही थी, मानो उन्हें स्वर्ग की निधि मिल गई हो। तो बच्चों, ये कहानी जो है ये मन्नू भंडारी ने लिखी है। अब इनका लेखिका परिचय भी जान लेते हैं। मन्नू भंडारी का जन्म 3 अप्रैल 1931 को मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले के भानपुरा गांव में हुआ था। मन्नू का बचपन का नाम महेंद्र कुमारी था। लेखन के लिए उन्होंने मन्नू नाम का चुनाव किया। उन्हें आपका बंटी उपन्यास से लोकप्रियता मिली। इनकी कुछ रचनाओं पर आधारित फिल्मों का निर्माण भी किया गया है। लेखन के अतिरिक्त मन्नू भंडारी ने अध्यापन कार्य भी किया है। वे अपनी सेवानिवृत्ति तक दिल्ली के मिरांडा कॉलेज में प्राध्यापिका के रूप में कार्यरत रही। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं मैं हार गई, त्रिशंकु, 1 प्लेट सैलाब, महाभोज, 1 इंच मुस्कान आदि। 15 नवंबर 2021 में हरियाणा राज्य के गुरुग्राम में इनका देहावसान हो गया। तो बच्चों, ये थी लेखिका जिनका नाम है मन्नू भंडारी, जिनकी लिखित अभी कहानी हम सब ने पढ़ी। अब आते हैं वाचन एवं श्रुतलेख की तरफ। कुछ शब्द यहाँ पे दिए गए हैं जो पाठ में आए हैं, हमारे लिए इन्हें याद करना बहुत जरूरी है। जैसे कि पहला है नामकरण, पाबंद, व्यवस्था, प्रौढ़ता, ख्याति, तिरोहित, यंत्र चालित, अंतर्यामी, गृहस्थी, इंसान, मिट्टी, सतर्कता, विरुद्ध, चिट्ठी, तबीयत, तस्वीर, अस्पष्टता, हतबुद्धि, वास्तविकता, स्वर्ग। अब आते हैं शब्दकोश की तरफ। कुछ शब्द जो पाठ में आए हैं इनके अर्थ हम जान लेते हैं। जैसे कि पहला है सयानी। सयानी का अर्थ होता है समझदार, बुद्धिमान, वाइज जिसे कहते हैं। पारकी का अर्थ होता है पहचानने वाला, पर्सन विद एबिलिटी टू जज। पटु मतलब कुशल, स्किलफुल। प्रौढ़ता मतलब ढलती उम्र, मिडिल एज। सतर्क यानी कि सावधान रहना, अलर्ट रहना। रौद्र भयानक, भीषण। टेरिबल मतलब फियरफुल। तिरोहित अदृश्य, डिसअपियर। यंत्र चालित मशीन द्वारा चलाया गया, मैकेनिकल। उपचार यानी कि इलाज, ट्रीटमेंट।
ग्रसते यानी कि जकड़ते, ग्रिपिंग टाइटली, निर्जीव अर्थात बेजान, लाइफलेस, शिथिल अर्थात ढीला, लूज, दुस्वप्न, बुरा सपना, बैड ड्रीम, हतबुद्धि, डरा हुआ, कंफ्यूज, पजल्ड। अवगत का मतलब होता है परिचित, नोन, निधि का अर्थ होता है खजाना, ट्रेजर। अब यहाँ पे कुछ मुहावरे भी आए हैं, ये भी हम जान लेते हैं। जैसे कि पहला है खैर मनाना, सलामती चाहना, मन मारना यानी कि इच्छाओं को दबाना। आगे बढ़ते हैं बच्चों इसके अभ्यास कार्य की तरफ, जिसमें हम जानेंगे पाठ बोध टेक्सचुअल लिटरेसी के बारे में, और इस पे भी हम पहले जानेंगे मौखिक अभिव्यक्ति के बारे में। तो पहले प्रश्न का उत्तर मैं दूंगी, बाकी प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं देंगे। बुआ जी को सयानी क्यों कहा गया है? बताइए बच्चों, बुआ को सयानी क्यों कहा गया है? क्योंकि वो बहुत बुद्धिमान थी, बहुत ज़्यादा ही वो समझदार थी, इसलिए उन्हें सयानी कहा गया है। क्योंकि उन्हें पता था कौन सी चीज़ को कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे उसे इस्तेमाल करना है कि वो ना टूटे, और वो समझदार भी थी हर एक क्षेत्र में, चाहे पढ़ाई हो या दूसरे सामाजिक कार्य हो। आगे बढ़ते हैं बच्चों लिखित अभिव्यक्ति की तरफ, जिसमें पहला है बहुविकल्पीय प्रश्न। सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए। तो अपने पेन आप रेडी कर लीजिए। पहला है, लेखिका ने बुआ का नाम रखने वाले को नामकरण विद्या का पारखी क्यों कहा? क्योंकि बुआ यथा नाम तथा गुण थी, क्योंकि बुआ का नाम के विपरीत थी, क्योंकि बुआ सचमुच अक्लमंद थी। तो इसका सही उत्तर है क्योंकि बुआ यथा नाम तथा गुण थी, जैसा नाम था वैसे ही उनमें गुण थे, तो मतलब वो सयानी थी, तो नाम के साथ साथ वो गुणों से भी सयानी थी। इसी प्रकार आप बाकी के प्रश्न पढ़ेंगे और सही विकल्प पर सही का निशान लगाएंगे। हम बढ़ते आगे, सोचकर उत्तर लिखिए, जिसमें हम पहले करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। बुआ जी नौकर पर गुस्सा क्यों हुई थी? अब नौकर ने एक ग्लास तोड़ दिया था, जिस पर वो उस पर क्या हुई थी? गुस्सा हुई थी, क्योंकि उनका सेट खराब हो गया था। तो वो हमेशा क्या करती थी, उनके प्रयास यही रहता था कि उनके घर का बर्तन कोई भी ना टूटे, लेकिन नौकर से टूटा तो उस पर वो गुस्सा कर रही थी। आगे बढ़ते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की तरफ। घर के वातावरण को नीरस और यंत्र चालित क्यों कहा गया है? तो नीरस मतलब कि कोई रस ना होना, जिंदगी में बिल्कुल ही रोमांच, जो एंटरटेनमेंट होता है वो बिल्कुल ही खत्म कर देना। यंत्र चालित मतलब मशीन से चलने वाला। अब जैसे मशीन को आप जब बोलते हो कि चले, जैसे कि आप जूसर पे जूस बनाते हो, तो आप जूसर पे जूस बनाते हो तो जूस बनाता है, ठीक है। तो वैसे ही वो कह रही थी कि जो घर का वातावरण था वो भी यंत्र चालित हो गया था मशीन से। जैसे बुआ जी कहती थी अपने बच्चों को, उठो स्कूल जाओ, पढ़ाई करो, तो वो बिल्कुल उसी चीज़ को क्या करते थे? फॉलो करते थे, उन्हीं की वो बात सुनते थे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आशय स्पष्ट कीजिए। अन्नू की बीमारी का कारण बुआ जी के भय के कीटाणु थे। तो इसका आशय स्पष्ट करना है। वो अपनी बीमारी से ज़्यादा बीमार नहीं थी, वो अपनी माँ के भय से ज़्यादा बीमार थी। अपनी माँ से वो क्या थी? ज़्यादा डरी हुई थी। इसी प्रकार आप बाकी का जो ये दूसरा वाला वाक्य है, इसका आशय स्पष्ट आप स्वयं करेंगे। हम बढ़ते आगे, पाठांश पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब यहाँ पे हमें पाठांश दिया गया है, ठीक है, हम पहले पढ़ चुके हैं लेकिन दोबारा पढ़ लेते हैं। करीब महीने भर बाद एक दिन भाई साहब का पत्र नहीं आया, दूसरे दिन भी नहीं आया। बुआ जी बड़ी चिंतित हो उठी। उस दिन उनका मन किसी भी काम में नहीं लगा। घर की कसी कसाई व्यवस्था कुछ शिथिल सी मालूम होने लगी। तीसरा दिन भी निकल गया। अब तो बुआ जी की चिंता का पार नहीं रहा। रात को वो मेरे कमरे में आकर सोई, पर सारी रात दुस्वप्न देखती रही और रोती रही। वे बार बार कहती कि उन्होंने स्वप्न में देखा है कि भाई साहब अकेले चले आ रहे हैं, अन्नू साथ नहीं है, और वे फूट फूट कर रो पड़ती। मेरा मन भी कुछ अन्नू के ख्याल से, कुछ बुआ जी के यह दशा देखकर बड़ा दुखी हो रहा था। अब पहला प्रश्न है बच्चों, भाई साहब का पत्र कितने दिन बाद तक नहीं आया? तो करीब महीने भर बाद तक, ठीक है, ये इसका उत्तर है कि महीने भर बाद तक भी उनका पत्र नहीं आया। अब बाकी के प्रश्नों का उत्तर आप
पाठांश में से ढूंढकर स्वयं देंगे। हम बढ़ते हैं आगे भाषा बोध लैंग्वेज एंड ग्रामर की तरफ। दी गई सूची को ध्यान पूर्वक पढ़कर भरिए। अब यहाँ पे आपको भाववाचक संज्ञा दी गई है, विशेषण दिया गया है, ठीक है। जैसे पहला है आवश्यकता का विशेषण हो जाएगा आवश्यक। अब यहाँ पे विशेषण दिया गया है सतर्क, तो इसका भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी सतर्कता, ठीक है। हम लिखेंगे यहाँ पे सतर्कता। परख का हो गया पारखी, ठीक है। सयानापन का हो जाएगा सयाना। इसी प्रकार आप बाकी के जो शब्द दिए गए हैं इनका भाववाचक संज्ञा और विशेषण लिखेंगे। हम बढ़ते हैं आगे समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी शब्द मतलब जो समान अर्थ रखते हैं, जैसे कि कपड़ा। कपड़ा को हम क्या कहते हैं, कपड़ा को हम वस्त्र भी कहते हैं, वस्त्र भी कहते हैं और चीर भी कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार आप माँ शरीर दिन इनके आप समानार्थी शब्द लिखेंगे। हम बढ़ते हैं आगे पढ़िए और समझिए। उपसर्ग वे शब्दांश जो शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में बदलाव या विशेषता ला देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। प्र का कोई अर्थ नहीं, पर बल शब्द जोड़ने पर प्र जमा बल बन जाता है, प्रबल शब्द बन जाता है, ठीक है। इसी प्रकार स्पष्ट शब्द में अ उपसर्ग जोड़ने पर वह विपरीतार्थक शब्द अस्पष्ट हो जाता है। प्रत्यय क्या होते हैं बच्चों, ये वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में बदलाव या विशेषता ला देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे ता का कोई अर्थ नहीं है, पर नम्र शब्द के पीछे जोड़ने पर नम्र जमा ता नम्रता शब्द बन जाता है। अब कहानी में से 5 उपसर्गयुक्त और 5 प्रत्ययुक्त शब्द चुनकर लिखिए। तो आपको क्या करना है, उपसर्गयुक्त शब्द और प्रत्ययुक्त शब्द लिखने हैं। तो हमने नी उपसर्ग के साथ रस लगा दिया, तो क्या बन जाएगा नीरस, नीरस बन गया, ठीक है। यंत्र, यंत्र के साथ हमने चालित लगा दिया, तो ये क्या बन जाएगा यंत्र चालित। इसी प्रकार आप पाठ में से 5, एक मैंने बता दिया 4 और 4 प्रत्ययुक्त शब्द आप ढूंढकर लिखेंगे। हम बढ़ते हैं आगे पढ़िए और समझिए। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। क्रिया के 2 भेद होते हैं, कौन कौन से, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। उदाहरण जान लेते हैं इसका। पिताजी ने मेरी धोती बांधी थी, नौकर ने भाई साहब का पत्र लाकर दिया। उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन क्रियाओं से पूर्व क्या किसको लगाकर प्रश्न करने से उत्तर में क्रमशः धोती पत्र शब्द मिल रहा है, ऐसी क्रियाएं सकर्मक कहलाती हैं, ठीक है। जहाँ पे आपको पता चल रहा होता है कि क्या काम हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है या किसको कराया जा रहा है, तो वो क्रिया क्या कहलाती है, सकर्मक क्रिया कहलाती है। उदाहरण, पिटाई से मैं बहुत घबराता था, अनु तो बस सूखती जा रही थी। उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन क्रियाओं से पूर्व क्या किसको लगाकर प्रश्न करने से कोई उत्तर नहीं मिल रहा, ऐसी क्रियाएं अकर्मक कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, अकर्मक। जहाँ पे हमें नहीं पता चल रहा कि क्या काम हो रहा है या किसके द्वारा हो रहा है या किसको कराया जा रहा है, ठीक है, तो वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। अब आते हैं आगे। दिए गए वाक्यों में रेखांकित क्रियाएं अकर्मक है या सकर्मक, ये आपको लिखना है, बताना है, ठीक है। जैसे कि पहला, एक बार नौकर ने सुराही तोड़ दी थी। अब यहाँ पे प्रश्न आता है क्या तोड़ दी थी, तो हमें पता चल रहा है उसने सुराही तोड़ दी थी, तो ये कौन सी क्रिया हुई, ये सकर्मक क्रिया हुई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सकर्मक, ठीक है, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि क्या काम हो रहा है। इसी प्रकार आप बाकी के वाक्य पढ़ेंगे और बताएंगे कि वो क्रिया सकर्मक है या अकर्मक। हम बढ़ते हैं आगे, पढ़िए और समझिए। गांव में घर के बाहर एक चबूतरा था, तो यहाँ पे घर क्या हो गया, संज्ञा हो गया, ठीक है, और चबूतरा ये भी क्या हो गया, संज्ञा हो गया। जो शब्द वाक्य के संज्ञा या सर्वनाम पदों के साथ लगकर
उनका संबंध वाक्य के अन्य पदों के साथ प्रकट करते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। तो संबंध बोधक क्या हो गया यहाँ पे, के बाहर जो घर का और चबूतरा का एक क्या बता रहे हैं, संबंध बता रहे हैं। ठीक है, अब उचित संबंध बोधक अव्यय चुनकर खाली स्थान पर लिखिए। यहाँ पे हमें संबंध बोधक दिए गए। ठीक है, ध्यान से आप देख रहे होंगे, के कारण, के पीछे, के सामने, के पहले, ये संबंध बोधक अव्यय है जिनमें से हमें सही संबंध बोधक अव्यय को चुनना है और इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। बुआ जी डैश सब डरे रहते थे। तो बुआ जी के क्या होगा, बिल्कुल सही, बुआ जी के सामने। ठीक है, बुआ जी के सामने सब डरे हुए रहते थे। इसी प्रकार आप बाकी के जो रिक्त स्थान है उनकी पूर्ति करेंगे। हम बढ़ते हैं आगे मूल्य पूरक प्रश्न वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस की तरफ, जिसमें आपको क्या करना है, कोई एक कीजिए, डू एनीवन। अपने किसी ऐसे अनुभव को लिखिए जब आपने किसी बड़े से डांट भी खाई हो और बाद में उन्हीं से प्यार भी पाया हो। तो ऐसा अनुभव आपको बताना है। किसी व्यक्ति के नाम से ही हम उसके स्वभाव को नहीं जान सकते। उदाहरण देते हुए अपने विचार लिखिए। अब हो सकता है आपने किसी ऐसे व्यक्ति का नाम सुना हो जिससे आप उसके स्वभाव को नहीं जान पाए हो, तो आपको क्या करना है, अपने विचार व्यक्त करने हैं उदाहरण के साथ। हम बढ़ते हैं आगे रचनात्मक गतिविधियां, क्रिएटिव एक्टिविटीज की तरफ, जिसमें पहला है मन्नू भंडारी और उनकी रचनाएं। विषय पर आधारित 3-4 मिनट की एक पावर पॉइंट प्रस्तुति बनाइए। अब आपको क्या करना है, मन्नू भंडारी और उन्होंने जो जो रचनाएं की है, ठीक है, इस कहानी के अलावा उनकी जो भी रचनाएं हैं उन पे आपको 3-4 मिनट की एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी है। अगला है मन्नू भंडारी की एक कहानी पर आधारित लोकप्रिय फिल्म का निर्माण हुआ था। लेखिका ने कई फिल्मों की पटकथा स्क्रीन प्ले भी लिखी। मन्नू जी द्वारा लिखित किन्हीं 4 फिल्मों की पटकथाओं का सचित्र परिचय देते हुए एक परियोजना पुस्तिका तैयार कीजिए। तो आपको क्या करना है, मन्नू भंडारी ने जो जो कहानियां लिखी हैं उन कहानियों पर कुछ फिल्में भी बनी हैं, तो उनमें से किसी 4 फिल्मों की पटकथाओं का आपको सचित्र परिचय देते हुए एक प्रोजेक्ट बनाना है। अगला है बच्चों, किसी भी गुण की अधिकता कभी कभी दोष बन जाती है। इस कहानी के आलोक में कक्षा में सामूहिक चर्चा कीजिए और पक्ष अथवा विपक्ष में बिंदुओं की सूची बनाइए। अब आपको इस टॉपिक पे क्या करनी है, चर्चा करनी है कि अच्छी आदतें होना अच्छी बात होती है, लेकिन हमारी अच्छी आदतें, हमारे गुण क्या होते हैं, कभी कभी हमारे लिए दोष भी बन जाते हैं। तो इसमें आपको विपक्ष में और पक्ष में बिंदुओं को लिखना है या बनाना है। हम बढ़ते आगे अपठित पद्यांश की तरफ। अपठित आपको पता ही है, जो पाठ में नहीं होता, पाठ से हटके होता है। काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों में उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पे काव्यांश दिया गया है, इससे पहले पढ़ लेते हैं। माना हाथ लात प्रतिकूल है, रास्तों पर बिछे शूल है, रिश्तों पे जम गई धूल है, पर तू खुद अपना अवरोध न बन, तू उठ खुद अपनी राह बना। माना सूरज अंधेरे में खो गया है, पर रात अभी हुई नहीं, यह तो प्रभाव की बेला है, तेरे संग है उम्मीदें। किसने कहा तू अकेला है, तू खुद अपना विहार बन, तू खुद अपना विधान बन। तो बच्चों ये थी पंक्तियां इस कविता की। अब हम इसके प्रश्नों पर आते हैं। पहला प्रश्न है, रास्तों पर बिछे शूल से कवि का क्या आशय है। तो क्या आशय है, पहले इसके विकल्प हम पढ़ लेते हैं। जीवन में बाग में कांटे बिछे हैं, रिश्तों की धूल से कांटे बिछ गए हैं, जीवन के मार्ग में चुभते दुख और कष्ट हैं, हालात ने कांटे बिछाए हैं। तो इसका सही अर्थ होगा बच्चों, या विकल्प होगा ये, जीवन के मार्ग में चुभते दुख और कष्ट हैं। इसी प्रकार आप बाकी के प्रश्न पढ़ेंगे और सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएंगे।
तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आ गया होगा और इस अध्याय से आपको ये सीख मिली होगी कि गुण होना हमारे अंदर अच्छी बात है, लेकिन गुणों को हमें क्या करना चाहिए, उनकी अति नहीं करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, कभी कभी हमारे गुण ही हमारे लिए हानिकारक बन जाते हैं, हमारे दोष बन जाते हैं। अब इस पाठ को आप दोबारा दोहराएंगे और इसका निरंतर अभ्यास आप करते रहेंगे।